नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आप एसएससी, रेलवे, एसआई, कांस्टेबल और स्टेट पीसीएस, इसके अलावा और भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आप सभी को जो है पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो इसको डिसलाइक करिए, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो है और भी मेहनत करके हम बना सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको पसंद आया, क्या आपको पसंद नहीं आया। अगर आप हमारी वीडियो को जो है नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यूट्यूब का जो मेरा चैनल है अभी जीएस क्लासेस के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करिए और जो ये बगल में बेल आइकन दिख रहा है अब इसको प्रेस कर लीजिए। अगर हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ हम अपलोड करेंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिक वहाँ पर प्राप्त हो सकेगा। इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी भारतीय संविधान के द्वारा जो भारत के लोगों को और विदेशी नागरिकों को भी जो है कौन कौन मौलिक अधिकार प्रदान करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है लोगों को, और भारतीय नागरिक जो अपने मन से मौलिक अधिकार को त्याग सकते हैं या नहीं, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट कहते हैं, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स। आपको ये याद करना पड़ेगा कि इंग्लिश में इसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार जो है भारतीय संसद को और पूरी दुनिया में जो भी संसद है उन सभी को प्राप्त है, ठीक है। तो भारत के संसद के द्वारा अगर ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि जो जनता के लिए जो है एक कठोर तरह के कानून देखने को लगे, तो क्या होता है कि सरकार के कठोर कानूनों से जनता को बचाने के लिए, या कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी देश की जनता को दिया जाता है ताकि उस देश के कठोर कानूनों से जनता को राहत दिलाने के लिए जो है मौलिक अधिकार को वहाँ के नागरिकों को दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जो राज्य की जो कानून होती है, जो भी कानून व्यवस्था होती है, ताकि कोई ऐसा कठोर कानून न बने कि वहाँ के लोगों को दिक्कत हो, इसलिए कुछ मौलिक अधिकार वहाँ की जनता की प्राप्त होती है वहाँ के संविधान के माध्यम से। तो हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान भारतीय नागरिक और भारत के अलावा विदेशी नागरिकों को भी कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा जो है वो संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से भाग 3, क्योंकि हम अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो वहाँ जाके देखिए, भाग 1 और भाग 2 पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पीछे किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, संवैधानिक विकास पूरी तरीके से हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक हम लोग डाल देंगे, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या कि मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इसको बोलते हैं। अब होता क्या है कि देखिए, जब हम बात किए थे कि भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय जो लगभग पूरी दुनिया के मतलब 60 देशों के संविधान को हम लोग जो है अवलोकन किए थे, उसके पश्चात जो है भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। तो उसी प्रकार से जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से जो है हम अपने संविधान में इसको जोड़े हुए, ठीक है। अब कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है राज्य के पक्ष में दिया जाता है जनता को या राज्य के विरुद्ध में दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध दिया जाता है और किसी भी देश की जनता को दिया जाता है उस देश की सरकार के विरुद्ध। सरकार नहीं चाहती है कि मौलिक अधिकार किसी को मिले, ठीक है, क्योंकि सरकार तो हमेशा चाहती है कि मनमानी अपना चलेगा, लेकिन भारत की संविधान हो या किसी भी दुनिया के किसी भी देश की संविधान हो, वो अपने नागरिकों को एक ऐसा अधिकार देती है जो राज्य के विरुद्ध होता है, ठीक है। अगर क्या होगा कि कोई ऐसा कानून अगर राज्य लाती है तो
फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो क्या होता है कि वहाँ की जनता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है। वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से इसको देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि कुछ अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसा है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि बताइए मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिक को, ऑप्शन नंबर ए रहेगा भारतीय नागरिक को, ऑप्शन नंबर बी रहेगा विदेशी को, ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोनों को, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है जो भारत की संविधान प्रदान करती है भाग 3 के तहत। लेकिन कुछ ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो देखिए अनुच्छेद हम लोग 15 पढ़ेंगे, 16, 19, 29 और 30। ये जो आपको दिख रहा है 5 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को ये नहीं दिया गया है। ऐसा अधिकार जो है विदेशी नागरिक को नहीं दिया गया है। अब 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है और 30 में क्या है, आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। आपको सभी आर्टिकल के बारे में एक एक करके जो है सभी आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अन्य सभी आर्टिकल जो है इसके अलावा, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ हम 5 ही आर्टिकल की चर्चा किए, 15, 16, 19, 29, 30। यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। लेकिन इसके अलावा जो भी अनुच्छेद बचा, यानी जो भी मौलिक अधिकार बच गया, वो सभी को प्राप्त है, भारतीय को भी और विदेशी को भी। लेकिन शत्रु देश के कोई भी नागरिक अगर भारत घूमने आते हैं, तो जैसे पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर भारत घूमने आता है तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 17 जो है एक तरह से प्रेस के बारे में बताया गया है, छुआछूत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो छुआछूत जो होता है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अस्पृश्यता, ठीक है, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और वो जो है विदेशी शत्रु अगर देश है हमारा तो वहाँ के नागरिकों को नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, और 16 जो है केवल भारतीय को है, 19 केवल भारतीयों के हैं, 29, 30 और 15 ये सभी जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 17 के तहत जो अस्पृश्यता की बात कही गई है, छुआछूत की बात कही है, वो जो है केवल जो है भारतीय और विदेशी में कैसा होना चाहिए, जो हमारे दुश्मन नहीं हो, वहाँ के लोगों को प्राप्त है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है अंग्रेज जब शासन कर रहा था भारत पर, तो उसी दौरान जो है हमारा संविधान जो है बनने की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ था। तो मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो एक फ्रेंच शब्द है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो ये मैग्ना कार्टा जो है आया कहाँ से? देखिए हुआ क्या कि 1215 ईस्वी में एक इंग्लैंड का राजा था जॉन, ठीक है, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा जो है एक घोषणा पत्र जारी किया गया था इंग्लैंड के मतलब जनता के लिए। ठीक है, तो उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक अधिकार पत्र जो है जारी किया गया था वहाँ की जनता के लिए ब्रिटेन के राजा जॉन के द्वारा। कब? तो 1215 ईस्वी में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो भाग 3 ऐसा ही है जैसा कि राजा जॉन के द्वारा जो है एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसी प्रकार से भारत का जो है भाग 3 जो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, तो इसलिए उसको हम कंपैरिजन करते हैं कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत है और भारत की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो क्या हुआ कि संविधान बनने से पहले भारत में एक आयोग आया था, कैबिनेट मिशन आयोग। ठीक है, एक कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है 1928 में भारत आता है। तो कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था, ठीक है, कि भारतीय लोग संविधान का निर्माण करेंगे, लेकिन कैबिनेट मिशन ने ये सुझाव दिया था कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा होगा तो उन्होंने 2 पॉइंट बताया था। कहा था कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? वैसे लोग जिनकी जनसंख्या कम हो उनको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ताकि जो है मूल अधिकार सभी को मिल सके और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष जोर दिया गया, ताकि उनको जो है कोई तकलीफ नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। संविधान में ऐसा कुछ जोड़ा जाए ताकि जो है यहाँ के अल्पसंख्यकों को कोई दिक्कत और परेशानी देखने को ना मिले। ये सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने, यानी भारतीय लोगों को ये सुझाव दिया था कि जब अपना आप संविधान बनाइएगा तो इन 2 पॉइंट पर आप जो है गौर करिएगा।
तो जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस दौरान क्या किया गया कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के लिए एक समिति बनाया गया, और उस दोनों समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत जब स्वतंत्र होता है तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, ठीक है, सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो है अध्यक्ष के तौर पर जो है इनको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, ताकि जो है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के बारे में कुछ सुझाव जो है संविधान सभा को दे सके, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया समिति, और एक उप समिति भी बनाया गया था, मूल अधिकार की उप समिति अलग से बनाया गया था और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए जो उप समिति अलग बनाया गया था। तो मूल अधिकार के जो उप समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष बने थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो JB कृपलानी की पत्नी का नाम जो है सुचेता कृपलानी है, ठीक है। और आप जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी जो JB कृपलानी की पत्नी थी। अब हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है यानी बिल ऑफ राइट्स, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, वो किस देश के संविधान में लागू किया गया था, तो सबसे पहले यानी फंडामेंटल राइट जो है सबसे पहले ब्रिटेन की संविधान में लागू किया गया था 1689 ईस्वी में। यह जो है ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1689 ईस्वी में ब्रिटेन के संविधान में पहली बार बिल ऑफ राइट के नाम से, क्योंकि वो लोग जो है ये अधिकार के बारे में बात करता है, तो जनता को अधिकार देने के लिए बिल ऑफ राइट्स लाया गया था 1689 ईस्वी में वहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान कभी भी लिखित संविधान है ही नहीं, और लिखित संविधान, लेकिन वहाँ की जनता इतना समझदार है, और वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, और रानी का शासन है हम मानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। और उसके पश्चात जो है अमेरिका का संविधान, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किसका था, USA का संविधान था। तो अमेरिका ने अपने संविधान में 1791 ईस्वी में जो है मौलिक अधिकार को शामिल किया था। और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका का संविधान जो है 1789 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था और लागू भी हो गया था 1789 में, ठीक है। लेकिन जो है 1791 में अमेरिका के संविधान में जो है मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत के संविधान है वो भारतीय लोगों को जो मौलिक अधिकार प्रदान की है, जब संविधान बन रहा था और संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, पहले हम बता चुके हैं 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है विधिवत रूप से जो है लागू हो गया था। जब संविधान लागू हुआ था तो प्रारंभ में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था, 7 था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब इसको याद कैसे किया जाए, और सीरीज से देखिए, एक लाइन से आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुदक कुदक के याद करिएगा कि पहले ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं, आपको सीरीज से याद करना पड़ेगा। जैसे हम अभी याद करवाते हैं उसी प्रकार से आप करिए। आपके लिए जो है एक आसान करने के लिए जो है एक ट्रिक भी बनाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो देखिए, कहते हैं समान स्वतंत्रता शोषणधरता शिक्षा के उपचारों से, एक ही लाइन है, आपको याद हो जाएगा आसानी से, 2-4 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। समान स्वतंत्रता शोषणधरता शिक्षा के उपचारों से, समान से हो गया समानता का अधिकार, देखिए सामने में हम लिखे भी हैं, आपको आसानी होगा इसको याद करने में। तो समान मतलब हो गया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच आपको देखने को मिलेगा। समान स्वतंत्रता, समानता के अधिकार के बाद क्या मिला, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलेगा। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 नंबर देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, आर्टिकल 23-24 है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए धर्ता से कुछ नहीं है, ये आपको जो है साइलेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब है शिक्षा के उपचारों से, तो शिक्षा का अधिकार देखिए, ध से सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, देखिए ये ध से धार्मिक स्वतंत्रता, यहाँ पर आप याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक यहाँ पर लिख देते हैं, धार्मिक, धर्ता से हो गया धार्मिक, ठीक है। समान स्वतंत्रता शोषणधरता, धरता से क्या याद रखिएगा, धरता से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। शिक्षा, उसके बाद क्या आ गया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिलता है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 25-28 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आ जाएगा आपको कौन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में जो है
कितना मौलिक अधिकार दिया गया था, तो 7। देखिए 7 यहाँ पर लिखे हैं कि मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। तो संपत्ति का अधिकार, देखिए आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई थी। इसको कब भारत के संविधान से निकाल दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया। कहने का मतलब जो है, जो भारत का जो मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है, उसमें से एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार था, उसको निकाल दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, क्यों निकाल दिया गया? दिक्कत ये आता है कि निकाला क्यों। ठीक है, बच्चे लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आखिर निकाल क्यों दिया था। देखिए बहुत सारी दिक्कत होती थी संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में जो है बहुत ज़्यादा रोड खराब थी, रेलवे लाइन बिछानी थी सरकार को, तो बड़ी तकलीफ होता था। इमेजिन करिए अगर सरकार को रेलवे पटरी बिछानी है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप तो जानते हैं कि रेलवे पटरी जो है मतलब सरकार चाहती है कि अधिकांश जो है वो सीधी हो, कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। सड़क थोड़ा टेढ़ा होगा चलेगा, लेकिन रेलवे लाइन जो है सीधी होनी चाहिए। तो सरकार जब रेलवे लाइन बिछा रही थी तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो ऐसा मतलब ज़मीन आ जाता था कि लोगों का आ जाता था और वो देने में परेशानी करता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट था। लोग चाहते तो देते, नहीं चाहते तो नहीं देते, सरकार कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मौलिक अधिकार है। वो तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट में घंटी बजा देता था। इसलिए सरकार ने दिमाग लगाया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हटाकर 300 के कॉम में जाके पटक दिया गया। आगे हम बात करेंगे इसके लिए विस्तृत रूप से। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार हमको मिला है, उसमें 12 से लेकर 35 तक हमको आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो आज हम जो है 12 और 13 दो आर्टिकल की चर्चा करेंगे। फिर अगले क्लास में हम जो है एक एक करके सभी जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो है आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर राज्य है क्या। ठीक है, देखिए वो देश वाला राज्य की यहाँ बात नहीं कर रहा है। देश वाला तो राज्य होगा ही, इसके अलावा राज्य का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर राज्य का मतलब ये हुआ कि संविधान में राज्य का मतलब ये होता है कि वैसी संस्था जो कानून बना सके। ठीक है, जिसके अंदर कुछ लोग हो। ठीक है, और उस लोग को जो है उसके द्वारा कानून बनाए गए, उनके द्वारा जो है कानून जो भी बनाया जाता है और उसी के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है वहाँ की जनता को। या मान लीजिए संसद भवन है, तो संसद भवन का कोई रूल रेगुलेशन होता है कि किस प्रकार से आना है, किधर कौन बैठेगा, सब उसमें सिस्टमेटिक ढंग से जो है सब कुछ कानून वहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ पर लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो। तो राज्य किसको कहेंगे? तो देखिए भारत सरकार के अंतर्गत सभी मंत्री, मंत्रालय, विभाग, सेना और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था जो सरकार के द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है, ये सभी जो संस्थाएं आपको देखने को जो मिला, यानी भारत सरकार की सभी मंत्री, मंत्रालय और इनके द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो सभी के सभी क्या है, राज्य के अंदर आता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और जितने भी सदस्य हैं सभी। और आप जानते हैं कि संसद के द्वारा ही कानून बनाया जाता है, तो ये कानून भी बनाएंगे, तो इनके द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा ये सभी क्या आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो राज्य सरकार भी आती है और राज्य की विधानमंडल और स्थानीय निकाय और शहरी निकाय। जैसा कि स्थानीय निकाय में आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है और जिला परिषद आता है। उसी प्रकार से शहरी निकाय में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है स्थानीय और शहरी निकाय भी जो है एक क्या है, राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कमिश्नर आता है, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर और भी बहुत सारे लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, जो भी सरकार के अंतर काम करते हैं या सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, वो सभी जो है एक राज्य के परिभाषा के अंदर आते हैं, एक राज्य अपने आप में वो कहलाते हैं। आप देखिए कलेक्टर, पुलिस अधिकारी, ये सब क्यों राज्य बन गया? क्योंकि देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कलेक्टर को भी कुछ मतलब एक ऐसा नियम कानून जो है बनाकर और पूरे जिला में सर्कुलेट करना पड़ता है, ताकि जो वहाँ की व्यवस्था को कायम रख सके। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति कानून बनाता है, उनके अंदर कुछ लोग होते हैं, वो अपने आप में क्या है, एक राज्य है, स्टेट है। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा राज्य के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी प्राइवेट
कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए काम करती है वह राज्य होगा। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी के लिए परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगर कोई सरकारी कंपनी पूर्णतः है या सरकार के अंदर कुछ भी आता है तो वो भी एक क्या है? राज्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ मिलकर काम करती है, ठीक है, पार्टिसिपेट करती है या सरकार के लिए काम करती है तो क्या है? अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं कि बीसीसीआई जो है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई जो है 2019 तक अपने आप को प्राइवेट कंपनी बता रही थी। मतलब क्या हुआ कि बीसीसीआई भारत सरकार के अंदर काम नहीं करती थी, ये कहती थी कि हम खुद क्या हैं? प्राइवेट हैं, ताकि जो है हमें राज्य के बाहर रह सकें। मतलब हम जो नियम कानून बनाएंगे उससे अगर किसी को फर्क पड़ता है तो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो राज्य है ही नहीं, क्योंकि पूर्णतः वो प्राइवेट अपने आप को बताता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में नियम बनाया और उसके बाद कहा कि नहीं, बीसीसीआई भी क्या है? एक राज्य के अंदर है। उसके बाद जो है भारत सरकार के अंदर इसको शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान में देखेंगे तो बीसीसीआई जो है भारत सरकार के साथ कोऑपरेशन में है और भारत सरकार के अंदर वो काम करती है और वह एक राज्य है। अब वैसा वो कानून नहीं बना सकती है जिससे किसी प्लेयर को, किसी खिलाड़ी को कोई मुसीबत का सामना करना पड़े या किसी खिलाड़ी को जो है मौलिक अधिकार छीना जा सके बीसीसीआई के द्वारा। ऐसा कोई कानून बीसीसीआई नहीं बना सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार को हनन किया जाता है किसी भी संस्था के द्वारा। अभी हम बात किए जितना भी राज्य है, अब राज्य कोई भी कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे एयर इंडिया वैसे तो अब बिक गई है, वो जो है टाटा के द्वारा खरीद लिया गया है। अगर इससे पहले हम बात करते हैं कि टाटा अगर नहीं खरीदती, उससे पहले की हम बात करते हैं तो एयर इंडिया भी क्या थी? एक अपने आप में राज्य था, क्योंकि एयर इंडिया का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है। वो ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना सकती है जिससे कि हो कि जो भी यात्री उसमें सब ट्रैवल करे उनको कोई दिक्कत हो या उनके मौलिक अधिकार पर कोई आँच आए। अगर मान लीजिए राज्य के द्वारा जो है कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे भारत की जनता को कोई मतलब मौलिक अधिकार का क्या होता है? हनन होता है, तो क्या होगा कि भारत की जनता आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और आर्टिकल 226 के तहत वो कहाँ जा सकती है? तो हाई कोर्ट जा सकती है। ये अधिकार जो है भारत की संविधान जो है भारत की जनता को और साथ साथ विदेशी नागरिक को भी ये देता है। ठीक है, तो आप ये दो आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। डायरेक्ट ये क्वेश्चन छपता है एग्जाम में कि मूल अधिकार के हनन अगर होता है तो किस अनुच्छेद के तहत कोई भी नागरिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या कोई भी नागरिक जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो आर्टिकल 226 और 32 ये दो आर्टिकल जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 आर्टिकल आप लोग देख लिए। 12 अनुच्छेद क्या कहता है? कहता है कि राज्य की परिभाषा। तो राज्य में क्या आएगा? तो वैसे सरकारी जितना भी फर्म है, जितना भी कंपनी है, जितना भी संगठन है, वो सब के सब क्या होगा? राज्य के अंदर आएगा। कोई प्राइवेट कंपनी अगर भारत सरकार के साथ कोऑपरेशन में है या भारत सरकार के लिए काम करता है तो वो भी क्या कहलाएगा? अपने आप में एक राज्य कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण। अब हुआ क्या कि देखिए भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन कुछ कानून ऐसा था अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किया गया था पहले ही और वो चल रहा था। तो भारत का जब संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू भी हो गया, उसके बाद कुछ ऐसा कानून था जो पहले से लागू था और भारत के संविधान लागू होने के बाद भी लागू है और लागू रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है 3-4 आर्टिकल हम लोग बांटेंगे। आर्टिकल 13 का एक कहता है ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ग्रहण का मतलब क्या होता है कि ग्रहण किया गया, मतलब हम लोग एक्सेप्ट किए। जैसे कि भारत के संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून भारत में लागू था, ठीक है, वो भी लागू रहेगा। ठीक है, लागू रहेगा, लेकिन अगर वैसा कानून लागू नहीं रहेगा जो कानून जो भारतीय लोगों को जो है मौलिक अधिकार दिया गया उसको हनन करे। हनन करने वाला कानून नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कानून हो वो एक्सेप्ट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा और वो कानून लागू रहेगा, चाहे वह कोई सामाजिक कानून काहे न हो। जैसे शादी विवाह वाला कानून होता है वो भी कानून भारत में चलता ही रहेगा। तो आप जानते हैं कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून था वो अपना अभी बरकरार रहेगा। इसी को बोलते हैं ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, अब लागू रहेगा, लेकिन क्या होगा कि अगर वो हमारे मौलिक अधिकार को हनन ना करे तब वो लागू रहेगा। अगर हनन करता है तो इसके लिए दूसरा सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेबिलिटी कहा जाता है कि इसमें कहा गया कि अगर
कोई ऐसा कानून है जो भारत के संविधान लागू होने से पहले का था, लेकिन वो अभी भी लागू है, और वो क्या होता है कि भारत के संविधान में जो भी मौलिक अधिकार दिया गया उसको हनन कर रहा है, मतलब कि उसके खिलाफ वो कानून है। तो क्या होगा कि अगर वो पूरा कानून, मान लीजिए इतना बड़ा कानून है, इसमें से अगर दो पंक्ति अगर खराब है, वो दो ही पंक्ति जो है मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो क्या होगा, उसमें से ये दो पंक्ति को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही दो पंक्ति जो था मौलिक अधिकार को हनन कर रहा था। इसी को बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब पृथक कर दिया गया। ये पूरा कानून जो आपको दिख रहा है, पूरा कानून, इससे निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कानून है, मान लीजिए ये पूरा कानून है और दो लाइन इसका खराब है और दो ही लाइन जो है इस कानून का सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम दो लाइन निकाल देते हैं तो उस कानून का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, पूरी कानून को ही बर्खास्त करना पड़ता है, उसको खारिज कर देना पड़ता है। तो उस कंडीशन में पूरे कानून को समाप्त कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, एक और सिद्धांत इसमें आता है परित्याग का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। परित्याग का सिद्धांत क्या होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार को नहीं त्याग सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको हम थंबनेल में हम बताए थे कि कोई भारत के नागरिक जो है क्या मूल अधिकार को त्याग सकता है अपने आप से, मतलब जो है मूल अधिकार को त्याग सकता है? तो बिल्कुल नहीं त्याग सकता। तो क्यों नहीं त्याग सकता, इसका बहुत बड़ी आंसर देखिएगा, आप सुनिएगा। देखिए, भारत की अधिकांश जनता जो है अनपढ़ है। क्या है? अनपढ़ है, यानी मूर्ख है एक तरह से। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा ये कहा गया कि देखिए, भारतीय जो भी नागरिक हैं उनको जो है ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ताकि वो मूल अधिकार का जो है त्याग कर सकते। अगर ऐसा होगा तो इसका मिसयूज होगा, दबाव देकर किसी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार से जो है त्याग दिलवाया जा सकता है, भविष्य में ऐसा मिसयूज होगा। इसलिए भारत के संविधान में लिख दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन से जो है मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं परित्याग का सिद्धांत। लेकिन इसका अपोजिट जो हम देखेंगे तो अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अमेरिका के कोई भी नागरिक जो है अपने मूल अधिकार को त्याग कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा परित्याग का सिद्धांत किसको कहते हैं। तो ये अभी हम जो बात कर रहे थे, तीन जो सिद्धांत हम बताए हैं अभी, देखिए इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और तीसरा आता है परित्याग का सिद्धांत। ये जो तीनों जो है आपको देखने को जो मिला सिद्धांत, ये हम आर्टिकल 13 का फर्स्ट देख रहे थे, 13 का 1 में देख रहे थे। अब हम बात करेंगे 13 का 2। ये क्या कहता है, सो देखिए, सरकार के द्वारा अवैध कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मतलब भारत की सरकार या राज्य की सरकार, वैसे भारत की सरकार ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार यानी संसद भवन को दिया गया। तो संसद भवन ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का हनन करे। अगर हनन करती है तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो है 3 प्रकार से जो है उस कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है। एक पहला हो गया कि या तो वो अवैध घोषित कर दे न्यायालय के द्वारा, अवैध यानी मतलब सरकार कोई कानून बनाई जो मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, ठीक है, मौलिक अधिकार के एकदम खिलाफ है, तो उस कंडीशन में न्यायालय क्या करेगी, अवैध घोषित कर देगी पूरे कानून को, ठीक है, इनवैलिड कर देगी, ये कानून सही नहीं है, ठीक है, या उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी कि नहीं, ऐसा संविधान में वर्णन नहीं है कि आप ऐसा कानून बना सकते हैं, या उस कानून को निरस्त कर सकती है। 3 में से कोई भी एक काम जो है वो कर सकती है न्यायालय, ठीक है। इसलिए न्यायालय को जो है मौलिक अधिकार का रखवाला भी कहा गया है। चलिए हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 13 का 3। तो 2 आर्टिकल आप लोग देख लिए, 13 का 1, 13 का 2। अब हम देखते हैं 13 का 3। 13 का 3 क्या कहता है, तो 13 का 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये कहता है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए विधि भारत में कौन कौन बनाता है वो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्यों भारत की संसद और राज्य की विधानमंडल के द्वारा जो है विधि का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तो वो भी क्या है, एक विधि के तहत आता है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है वो भी क्या है, एक विधि के तहत आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई भी अधिकारी के द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है, जैसे अभी हम बात किए थे डीएम, ठीक है, कलेक्टर, यानी इन सभी के द्वारा एसपी, इन सभी के द्वारा भी कोई भी अधिसूचना जारी होती है वो भी एक विधि के तहत आता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कोई भी सामाजिक कुप्रथाएं या प्रथाएं जो भी आप कहिए,
जो भी प्रथाएं चलती है, जैसे विवाह का नियम हो गया, 3 तलाक का मुद्दा हो गया, यानी जो भी समाज में कोई भी ऐसा प्रथाएं जो परंपरा से चले आ रहा है, वो भी क्या है, अपने आप में एक विधि है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर ये सभी के द्वारा जो है कोई भी विधि का निर्माण किया जाता है, तो इनके द्वारा बनाया गया कानून जो है फंडामेंटल राइट का मतलब हनन अगर करता है फंडामेंटल का हनन करता है, तो ये वहाँ की जनता जो है, भारत की जनता जो है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अपील कर देगी। अगर कानून उनको गलत लगता है कि अपना फंडामेंटल के विरोध जो है सरकार ने कानून बना दिया है, संसद बनाए या विधानमंडल बनाए, तो क्या होगा कि सरकार के खिलाफ जो है जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है जनता के द्वारा। ठीक है, अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इसका जो है पुनरीक्षण किया जाता है कि जो भी कानून अब बनाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसको रिव्यू किया जाएगा एक तरह से, तो इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है, विधि की परिभाषा की बात कहा गया है। तो विधि की परिभाषा होता क्या है कि भारत में जिसको जिसको भी विधि बनाने का अधिकार है, ठीक है, उन सभी के द्वारा अगर वैसा कानून बना दिया गया जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तो कोई भी नागरिक जो है अपने अधिकार के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक है, अगर कानून को जो है पुनरीक्षण करने के बाद, न्यायिक पुनरावलोकन करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कानून ठीक नहीं है, तो उसको हटा सकती है, बर्खास्त कर सकती है, निरस्त कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 13 का 4 क्या है। तो ये जो है इसको संशोधन करके 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था। जैसा कि आप जानते हैं 1971 में भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उसमें, और धराधर संविधान में संशोधन हो रहा था, उसी समय ये जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब जोड़ने का मकसद क्या था, तो देखिए इसमें कहा गया कि आर्टिकल जो 13 है, 13 के नियम जो है 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। अगर मान लीजिए संसद के द्वारा जो है संविधान में संशोधन कर दिया गया, किसके तहत, 368 के तहत। 368 आप जानते हैं कि 368 ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत ये अधिकार दिया गया है भारत की संसद को कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अगर 368 के तहत संविधान में संशोधन कर दिया गया है तो अनुच्छेद 13 के नियम इस पर लागू नहीं होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप नहीं जा सकते, इसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल 12 और 13, देखिए 13 में थोड़ा सा 4 को क्लॉज हम बताए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आप इसको रिवीजन करिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, नोट्स बना लीजिए, जैसे भी करिए आपको याद करके रखिए। आर्टिकल 12 और 13 आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बार बार भूलिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम चाहते हैं कि शॉर्ट में यानी लिख कर ही वीडियो को बनाया जाए। अगर हम लिख कर ऐसे हम बनाएंगे लाइव वीडियो में तो फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ही लिख के आपको समझा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आप में एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए अपने आप को, ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।